मैंने 2012 से पढ़ना स्टार्ट किया था इस्लाम, और 2018 में जैसा आपने भी बताया कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी। मुझे इस्लाम की खूबियों ने ही इस्लाम से अट्रैक्ट किया, ना किसी मुस्लिम ने, ना किसी लालच ने, ना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती ने। मैंने 2018 में अपनी मर्ज़ी से डॉक्यूमेंटेशन कराया था। मैं चूँकि खुद एक रिवर्ट हूँ, जितना भी ये मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि लोगों का ज़बरन इस्लाम या धर्म परिवर्तन किया गया है या फिर उनको लालच दिया गया है किसी भी तरीके का, ये ना मीडिया बता सकती है, ना ही एटीएस बता सकती है विदाउट एनी इंक्वायरी। इस बीच उमर साहब ने ही मुझे रोके रखा था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में खुद भी कुछ सवालात थे। तो उमर साहब ने बोला था कि इस्लाम में किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं होती। मुझे किसी ने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन कराना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपको किस नज़र से देखेंगे आपको भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन करा लीजिए। और लीगल काम एक इस्लामिक दावत सेंटर नाम का इदारा है, वहाँ से होता है। उसके बाद नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड होती है, फिर गैजेट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन होती है, जहाँ पे खुद इंडिविजुअल को खुद ही जाना पड़ता है 2 विटनेस के साथ। अपने जो नोटरी का रजिस्टर होता है उसमें अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, साइन करते हैं, फ़ोटोग्राफ होती है हमारी। उसके बाद मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट होता है। मैजिस्ट्रेट भी हमसे ये पूछ सकता है कि क्या आपके ऊपर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की है। वो फिर मैजिस्ट्रेट अटेस्ट करते हैं। तो उसके बाद इस्लामिक कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर भी हमारे अंगूठे के और हमारे सिग्नेचर होते हैं। फैमिली को ये ज़्यादा देखना चाहिए कि मेरे बेटे में क्या बदलाव आए हैं। इस चीज़ से आप पता चलेगा कि जो जिस नए रास्ते पर वो निकला है उसका क्या ज़्यादा असर रहा है। तो हम एक अच्छी औलाद की तरह हम बने हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। बल्कि फैमिली इस तरीके से क्यों देख रही हैं आज ये कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया। अगर इस्लाम किसी की बुराइयां छुड़ा रहा है तो इसमें उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। उमर गौतम वाला मामला जिस तरह से चर्चा में आया है और उसके बाद मीडिया जिस तरह से इस पूरे मामले को लेकर तरह तरह की बातें कर रही है और भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। जाहिर सी बात है, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन है और इसको एक इलेक्शन का मुद्दा बना करके ध्रुवीकरण करने की कोशिश की जा रही है। मीडिया में अभी तक 1000 लोगों में से जिसका दावा पुलिस ने किया है, एटीएस ने किया है, उनमें से एक भी व्यक्ति ऐसा सामने नहीं आया है जिसने ये कहा हो कि मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कोई किसी तरह का मुझे लालच दिया गया या मुझे कन्वर्ट कराने के लिए किसी तरह का कोई लालच दिया गया, पैसे देने की बात कही गई। ऐसी एक भी चीज़ अभी तक सामने नहीं आई है। ऐसे ही हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं, मोहम्मद सुफियान, जो पहले सौरभ शर्मा थे और इस्लाम लाने के बाद मोहम्मद सुफियान हो गए हैं। 2018 में इनका भी डॉक्यूमेंटेशन का काम उमर गौतम साहब के ज़रिए, उनकी तंजीम के ज़रिए किया गया था। हम उनसे बात करेंगे। क्या कहना चाहेंगे इस पूरे इल्ज़ाम के ऊपर? सबसे पहले क्या कहना चाहेंगे? मैं इतना ही कहूँगा कि मैं चूँकि खुद एक रिवर्ट हूँ, जितना भी ये मीडिया में प्रोपेगेंडा चल रहा है कि लोगों का ज़बरन इस्लाम या धर्म परिवर्तन किया गया है या फिर उनको लालच दिया गया है किसी भी तरीके का, ये ना मीडिया बता सकती है, ना ही एटीएस बता सकती है विदाउट एनी इंक्वायरी, और ना ही कोई और बता सकता है। ये सबसे बेहतर वही बता सकता है जिसके साथ ये मामला हुआ है, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन आईडीसी में हुई है, यानी कि मेरे जैसे लोग। मैंने 2018 में अपनी मर्ज़ी से डॉक्यूमेंटेशन कराया था। मैं जानता तो उमर गौतम साहब को 2013 से हूँ, लेकिन मैंने 2018 में अपना डॉक्यूमेंटेशन कराया और इस बीच उमर साहब ने ही मुझे रोके रखा था। क्यों? क्योंकि मेरे दिल में खुद भी कुछ सवालात थे। तो उमर साहब ने बोला था कि इस्लाम में किसी तरीके की जल्दबाजी नहीं होती, और इस्लाम ही क्या कि आप कोई भी रास्ता नया अपनाना चाह रहे हैं तो उसमें आप जल्दबाजी का कोई सवाल नहीं उठता। ये एक बहुत ही धैर्य का, बहुत ही ठहराव का काम है। जो अपने खुदा को जानना चाहता है, उसके रास्ते में जाना चाहता है, तो उसको बहुत ही समझबूझ से अपना ये फ़ैसला लेना पड़ता है, क्योंकि ये उसकी जनरेशन्स तक का फ़ैसला है। ये सिर्फ उसका अपना फ़ैसला नहीं है, उसकी पूरी फैमिली पे इफ़ेक्ट डालता है। सौरभ साहब, आप किस तरह से पहुँचे थे गौतम साहब तक? किसने बताया था? क्या किसी के रेफरेंस आए थे या कहीं आपने इनके बारे में सुना? जी, मैं दरअसल जब हमारा ये सोशल गैदरिंग्स होती हैं, जैसे हम नमाज़ पढ़ने मस्जिद में गए हैं या फिर कभी, अब चूँकि कोई भी शख्स किसी भी रिलीजन में आता है तो उस रिलीजन को जो पहले से फॉलो कर रहा है उसको लोग मिलते हैं,
जब वो जैसे कि कोई हिंदुज़म में जाएगा तो मंदिर में उसका जाना होगा तो वहाँ लोग उसको मिलेंगे, गुरुद्वारे में अगर कोई सिख बन के जाएगा तो उसको मिलेंगे वहाँ। इसी तरीके से मुझे मस्जिद में लोग मिला करते थे। तो जब मेरे डॉक्यूमेंटेशन की बात उठी कि आपने डॉक्यूमेंटेशन कराया या नहीं, तो मैं कराना चाहता था, इसलिए तो किसी ने मुझे रेफरेंस दिया था। अब शुरू में तो मेरे इतने कॉन्टैक्ट नहीं थे जो मुझे अब याद रहे, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि डॉक्यूमेंटेशन कराना बहुत ज़रूरी है, वरना लोग आपको किस नज़र से देखेंगे आपको भी नहीं समझ आएगा। तो इसलिए आप डॉक्यूमेंटेशन करा लीजिए। और लीगल काम एक इस्लामिक दावा सेंटर नाम का इदारा है, वहाँ से होता है, तो मैं इसीलिए आया था। तो उसके लिए क्या क्या प्रक्रिया करनी पड़ी थी आपको? क्या किसी मजिस्ट्रेट के सामने भी पेश होना पड़ता है? क्या किस तरह के डॉक्यूमेंट्स तैयार होते हैं? और यहाँ आने के बाद जब आप इस्लामिक दावा सेंटर पहुँचे थे तो आपसे किस तरह के डॉक्यूमेंट्स लिए गए थे? किन चीज़ों पर साइन कराए गए? ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। दरअसल जो लीगल प्रोसीजर हम फॉलो करते हैं वो अपने आप में ही इस बात का बहुत बड़ा सबूत है कि ये सारा काम लीगल होता है और बिना किसी की ज़ोर ज़बरदस्ती के होता है। सबसे पहला प्रोसीजर, जो पूरे प्रोसीजर में जो सबसे पहला स्टेप होता है वो एफिडेविट का है, नोटरी से बनता है। उसमें बाकायदा हम अपने जो नोटरी का रजिस्टर होता है उसमें अपना थंब इम्प्रेशन देते हैं, साइन करते हैं, फ़ोटोग्राफ होती है हमारी। उसके बाद मैजिस्ट्रेट से अटेस्ट होता है। मैजिस्ट्रेट भी हमसे ये पूछ सकता है कि क्या आपके ऊपर किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती तो नहीं की है। वो फिर मैजिस्ट्रेट अटेस्ट करते हैं, तो उसके बाद इस्लामिक कन्वर्जन सर्टिफिकेट मिलता है, उस पर भी हमारे अंगूठे के और हमारे सिग्नेचर होते हैं। उसके बाद नेशनल न्यूज़पेपर में ऐड होती है, फिर गैजेट ऑफ इंडिया का नोटिफिकेशन होती है, जहाँ पे खुद इंडिविजुअल को खुद ही जाना पड़ता है 2 विटनेस के साथ, और वहाँ भी वो ये क्लेम कर सकता है, क्योंकि जिस रूम में उसकी डॉक्यूमेंटेशन होती है, जो फाइल चलती है उसकी गैजेट के लिए, उस रूम में भी वो अकेला जाता है। वो चाहे तो वहाँ पे कंप्लेंट कर सकता है कि नीचे 2 लोग खड़े हैं, मेरा विटनेस बन के खड़े हैं, या फिर अगर उसके साथ कोई और आया है तो जो मुझ पे दबाव डाल रहे हैं, वो सारा काम तब भी हो सकता है। लेकिन ये अचानक 10-10, 12-12 साल पुराने लोगों को भी ATS या फिर किसी की भी इंक्वायरी परेशान करे कि आप उस टाइम ज़बरन हुए थे। आप ये देखिए कि हम 10-12 साल, हमें कौन ज़बरन इस्लाम कबूल करवा के रख सकता है? ज़बरदस्ती कोई भी रिलीजन सिर्फ तभी तक के लिए सारा प्रोसीजर आपका भी हुआ था पूरा? जी, ये पूरा प्रोसीजर मेरा हुआ था, और हर रिवर्ट का ये ही प्रोसीजर होता है। इसके अलावा कोई प्रोसीजर गवर्नमेंट का ही नहीं है। तो ये सारा लीगल प्रोसीजर इसीलिए है कि हमारा जो भी रिकॉर्ड है वो गवर्नमेंट की नज़रों में आ जाए। क्या आपसे भी ATS ने संपर्क किया है? आपसे भी कुछ बात की है उन्होंने? नहीं, अभी ऐसा मेरे साथ तो कोई संपर्क नहीं हुआ है, लेकिन हमारे पास ऐसी बहुत सारी खबरें आई हैं कि रिवर्ट्स के लिस्ट उन्होंने तैयार की है और उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। तो हम तो बल्कि ये चाहते हैं कि एक बार कांटेक्ट हो भी जाए सबसे, बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि ये आगे तक का मसला है। देखिए कि किसी को भी परेशान करना, अब वो आगे से मान लीजिए 10-20 साल और बीत जाएं तब उसको परेशान करें, जब उसके बच्चे भी बड़े हो जाएं, तो वो ज़्यादा ठीक नहीं है। तो इसीलिए अभी सारी इंक्वायरी अभी हो जाए इत्मीनान से, और मुझे पूरा यकीन है ऐसा एक भी केस नहीं आएगा। मीडिया में जिस तरह से ट्रायल चल रहा है, तो क्या मीडिया के किसी आदमी ने आपसे संपर्क किया हो, या आपके कुछ जानने वालों से उनसे जानने की कोशिश की हो कि क्या आप ज़बरदस्ती, आपको पैसा का लालच दिया गया, किसी और तरह का लालच दिया गया, इस तरह की कोई चीज़ मीडिया के ज़रिए आप या आपके जो साथी जो आपके संपर्क में उनसे पूछा गया? ये जो बड़े मीडिया चैनल हैं उन्होंने तो ऐसा डायरेक्टली कांटेक्ट तो नहीं किया है, लेकिन वो करेंगे भी नहीं, क्योंकि उनका एक बाकायदा एक एजेंडा है उनका कि क्या हमें न्यूज़ दिखानी है, क्या मैसेज देना है लोगों को। लेकिन कुछ जो प्राइवेट मीडिया, सोशल मीडिया चैनल्स हैं, उन्होंने बहुत अच्छा कवरेज लिया है, टू बी मतलब फेयर होके उन्होंने कवरेज दिया है। जैसे आपका चैनल है, ये बहुत सारे चैनल्स हैं, और हमें ये उम्मीद है कि चाहे छोटे प्लेटफॉर्म के ज़रिए ही सही, लेकिन हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंच रही है। और हमें उम्मीद है कि जितना झूठ मीडिया बड़े मीडिया हाउसेस में फैल रहा है, ये छोटे मीडिया हाउसेस भी उसको कवर करने के लिए पूरी मेहनत अच्छी तरीके से करेंगे। कब आपने इस्लाम कबूल किया, और कौन सी ऐसी चीज़ थी इस्लाम की जिसने आपको अट्रैक्ट किया? मैंने 2012 से पढ़ना स्टार्ट किया था इस्लाम, और 2018 में जैसा आपने भी बताया कि मेरी डॉक्यूमेंटेशन हुई थी। मुझे इस्लाम की खूबियों ने ही इस्लाम से अट्रैक्ट किया, ना किसी मुस्लिम ने,
ना किसी लालच ने, ना किसी ज़ोर ज़बरदस्ती ने। मेरे साथ कोई ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुझे इस्लाम की जो खूबियाँ थी मैंने खुद पढ़ के, कुरान का तर्जुमा पढ़ के, बुखारी शरीफ की PDF मैंने डाउनलोड की थी अपने कंप्यूटर में। और सबसे बेहतरीन बात मुझे जो ये लगी थी कि इस्लाम एक कंप्लीट रिलीजन है और इसमें ऊंच नीच का कोई भेदभाव नहीं है। और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं इस्लाम की जो और रिलीजन्स में हो सकती हैं, लेकिन मुझे जो इस्लाम की खूबी अच्छी लगी वो उसी वजह से मैंने इस्लाम कबूल किया। फिर फैमिली का किसी तरह का प्रेशर आया, किस तरह के हालात हुए, क्या आप फैमिली के साथ हैं, कैसे रहते क्या? फैमिली का प्रेशर, देखिए फैमिली को कभी भी, किसी भी की भी फैमिली होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा कि ये हमारा जो एंसेस्ट्रल जो सिलसिला चलता आ रहा है उसको छोड़ के कोई नए रास्ते पर चला जाए। लेकिन मैं तो सबसे यही पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने भी मीडिया रिपोर्ट्स देखी होंगी, व्यूअर्स ने भी देखी होंगी, कि कुछ रिवर्ट्स की फैमिली सामने आ रही हैं ये कहते हुए कि ये हमारा बेटे को किसी ने ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवा दिया। हालांकि डायरेक्ट रिवर्ट आके नहीं कह रहा है कि मुझे किसी ने ज़ोर ज़बरदस्ती किया है। और फैमिली का ये बोलना ठीक है, लेकिन फैमिली को ये ज़्यादा देखना चाहिए कि मेरे बेटे में क्या बदलाव आए हैं। इस चीज़ से आप पता चलेगा कि जो जिस नए रास्ते पर वो निकला है उसका क्या ज़्यादा असर रहा है। तो हम एक अच्छी औलाद की तरह हम बने हैं या नहीं, ये देखना चाहिए। बल्कि फैमिली इस तरीके से क्यों देख रही हैं आज ये कि इसने इस्लाम कबूल कर लिया, अगर इस्लाम किसी की बुराइयों छुड़ा रहा है तो इसमें उनको क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपकी फैमिली के ऊपर से कोई दबाव, किस तरह का दबाव आया, परेशानी क्या, किस तरह के हालात? नहीं, मेरी फैमिली की तरफ से कोई परेशानी नहीं आई थी, लेकिन फिर जैसे कुछ बैड एलिमेंट्स होते हैं सोसाइटी में, उनके बरगलाने पर बीच बीच में कभी गुस्सा आ जाता था मेरे फैमिली को। लेकिन आज भी मेरी फैमिली मेरे कांटेक्ट में है, मैं उनके घर जाता हूँ, वो मेरे घर आते हैं, जैसे भाई हैं, सिस्टर्स हैं, तो ऐसी कोई परेशानी नहीं है। बल्कि लेकिन कुछ लोगों के साथ होती है। और हमारा तो लीगल डॉक्यूमेंटेशन कराने का सबसे बड़ा मकसद यही होता है कि हम उनको कानून की नज़र में लाएं और एक वो आइडेंटिटी के साथ अपनी फैमिली के सामने अपनी अब जो नई सोच उन्होंने अपनाई है वो खुल के सामने रख सकें। शुक्रिया। ये थे मोहम्मद सुफियान जो हमसे बात कर रहे थे। दो बातें इन्होंने काफ़ी अहम कही। एक तो सबसे बड़ी बात, डॉक्यूमेंटेशन का जो प्रोसीजर इन्होंने बताया है वो काफ़ी जटिल है, आसानी से डॉक्यूमेंट्स तैयार नहीं हो सकते, जिसमें बाकायदा मजिस्ट्रेट का अमल दखल होता है। कई बार मजिस्ट्रेट बयान के लिए भी बुला लेते हैं, उसके साथ ही गवाहों को भी बुला सकते हैं। ऐसे में कोई ज़बरदस्ती किस तरह से डॉक्यूमेंटेशन तैयार कर सकता है या धर्म परिवर्तन करा सकता है। दूसरी बात एक अहम जो कही कि धर्म बदलने के बाद परिवार को ये देखना चाहिए कि पहले जब आप सौरभ शर्मा थे तो उस वक्त आपका अपने वालिदैन के लिए किस तरह का व्यवहार था, और जब आप सुफियान बने तो उसके बाद आपका किस तरह का व्यवहार है, न सिर्फ वालिदैन के साथ बल्कि और लोगों के साथ भी आपका किस तरह का सलूक है। जो इस्लाम लाने के बाद जो बदलाव आया है वो एक बड़ा बदलाव है, जिसको अगर बारीकी से मॉनिटर किया जाए तो कोई भी परिवार इसका विरोध नहीं करेगा। दिल्ली से कैमरा पर्सन फैजी के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।